गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के तहत दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोग ने चैप्टर वन दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 में दोस्तों हम लोगों ने देखा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो दोस्तों आज संविधान का हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, इसका नाम है सिटीजनशिप। तो दोस्तों आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है सिटीजनशिप भारतीय संविधान के तहत। तो दोस्तों थोड़ा लिंक करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में भारत एक स्टेट है, इंडिया इज ए स्टेट। और हम बताए थे दोस्तों कोई भी स्टेट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में 4 एलिमेंट था। तो पहला एलिमेंट है दोस्तों डेफिनेट टेरिटरी। तो इस डेफिनेट टेरिटरी के तहत दोस्तों हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे। चैप्टर 1 में बताए थे कि जो टेरिटरी है कितने सारे टेरिटरी है। तो हम बताए थे स्टेट वाले सारे टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी वाले और जो अक्वायर टेरिटरी थे। तो दोस्तों इसके तहत हम लोग देखे थे कि इंडिया के पास टोटल कितना टेरिटरी था। तो 28 राज्य, 8 यूटी और आप देखोगे दोस्तों अक्वायर टेरिटरी, जैसे सिक्किम का एग्जांपल लिए थे। तो दोस्तों एलिमेंट 1 से मेरा पहला चैप्टर रिलेटेड था। आज हम देखेंगे दोस्तों एलिमेंट 2। स्टेट का दूसरा तत्व होता है दोस्तों पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो इसी से रिलेटेड है दोस्तों चैप्टर 2 जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप। लेकिन दोस्तों यहां टेक्निकल अंतर आप देखोगे, पॉपुलेशन और सिटीजन दोनों में अंतर है दोस्तों। अब क्या अंतर है थोड़ा अगर आप देखना चाहोगे दोस्तों, तो आप अगर बात करोगे कि पॉपुलेशन, भारत का मान ले पॉपुलेशन का बात करोगे, तो भारत के पॉपुलेशन में दोस्तों हर तरह के लोग रहते हैं। यहां कहने का मतलब क्या है, जैसे मान ले इंडिया में क्या रह रहा है, एक इंडियन तो है ही और एक फॉरेनर भी है दोस्तों। तो कहने का मतलब देशी और विदेशी, मतलब पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। तो इस जनसंख्या में बहुत तरह के लोग रहते हैं, एक भारत के तो हैं ही और एक विदेशी भी है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा दोस्तों नागरिकता, एक नागरिक है और एक विदेशी है। तो दोस्तों इसीलिए अब नागरिकता पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप दोस्तों देखोगे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट में कि अगर भारत के तहत हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो भारत का जो सिटीजन है, भारत का जो नागरिक है, जो सिटीजन है या नागरिक है और विदेशी है, दोनों में दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे राइट्स, जो अधिकार भारत के नागरिक को दिए गए हैं वो सारे अधिकार विदेशी को नहीं है। जैसे मान ले दोस्तों बात करोगे आर्टिकल 15 के तहत, जैसे मान ले एजुकेशन, आर्टिकल 16 के तहत एम्प्लॉयमेंट, रोजगार या नौकरी में दोस्तों जो भारतीय नागरिक को जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है विदेशी को नहीं दिया जा सकता है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेशन के तहत राइट टू प्रोफेशन, राइट टू यूनियन, राइट टू प्रोटेस्ट जो करने का अधिकार है आर्टिकल 19 दोस्तों। तो आर्टिकल 19 विदेशियों को नहीं दिया गया है। साथ ही आर्टिकल 29 और आर्टिकल 13 जो माइनॉरिटी को दिया गया है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, तो दोस्तों विदेशियों को नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोस्तों रिसोर्स सीमित है। अगर रिसोर्स सीमित है, मान ले भारत, आप देखोगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों सीमित है। तो इसमें अगर सभी लोगों को अगर भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा तो भारत के पास रिसोर्स का दबाव ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों देखोगे जैसे रोहिंग्या, बहुत सारे रोहिंग्या जो बर्मा से कुछ भारत में आए, कुछ चीन में गए, कुछ दोस्तों मिडिल ईस्ट में गए, फिर दोस्तों बहुत सारे बांग्लादेशी जो माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। तो दोस्तों जब भी कोई अदर पॉपुलेशन इंडिया में आता है तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को वैसे लोगों को भारत प्रोटेक्ट करेगा और वैसे लोगों को इंडिया वेलफेयर करेगा, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी।
तो वेलफेयर बोलिए या फिर सिक्योरिटी बोलिए या प्रोटेक्शन बोलेंगे, भारत किसको देगा दोस्तों? तो भारत का जो नागरिक होगा। तो इसीलिए नागरिकता जानना जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत सारे पॉपुलेशन हो जाएंगे, लेकिन वैसे पॉपुलेशन जो भारत का क्या है, नागरिक है, उसी को अधिकार दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों नागरिकता पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे दोस्तों यहां देखेंगे नागरिकता का कॉन्सेप्ट थोड़ा देखेंगे। तो पहले दोस्तों क्या होता था नागरिकता में कि मान ले ये तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जो नागरिकता जो सिटीजनशिप है दोस्तों, ये लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले दोस्तों आप देखो कि तो राजा, किंग और प्रजा, राजा और प्रजा का रिलेशन होता था। तो उस समय राजा के पास सारा शक्ति होता था। राजा दोस्तों क्या होता था? वही सर्वा होता, सर्वसत्ताधारी वही था, निरंकुश था, सारा डिक्टेटरशिप बोल लीजिए, एब्सोल्यूटिज्म बोल लीजिए या ओमनीपोटेंट बोल लीजिए। तो तीनों शक्ति राजा के पास होता था। राजा बोलता था आई एम स्टेट माई वर्ड इज लॉ, या राजा कभी गलती कर ही नहीं सकता। प्रजा का कोई अधिकार नहीं था। राजा जब चाहता जिस पे जितना टैक्स लगाना है टैक्स लगा दिया, राजा को जितना मर्जी है शादी करना, किसी से भी शादी कर सकता था, किसी को सजा, किसी को पनिशमेंट दे सकता था। बाकी आम जनता नागरिक का कोई अधिकार नहीं था। तो दोस्तों जब बात करोगे आप मोनार्की का या राजतंत्र का, तो राजतंत्र में दोस्तों राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन होता था। तो राजा और प्रजा के बीच में रिलेशन कहने का मतलब कि राजा के पास सारा शक्तियां होता था और प्रजा के पास कोई शक्ति नहीं होता था। लेकिन जब डेमोक्रेसी आया दोस्तों, तो डेमोक्रेसी में किसके किसके बीच में रिलेशन होता है? तो स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन होता है। यही टेक्निकल अंतर है दोस्तों। तो जब आप डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो जो सिटीजनशिप दोस्तों जो ये है, सिटीजनशिप का जो बात करते हो दोस्तों या नागरिकता का बात करते हो, तो नागरिकता दोस्तों ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। मतलब जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में नागरिकता का कॉन्सेप्ट आया। तो लोकतंत्र में नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो आप देखोगे थोड़ा सा तुलना करना पड़ेगा कि अगर मान ले हम यहां पर बात करेंगे राजतंत्र का दोस्तों बात कर लो या मोनार्की का बात कर लो, तो यहां पर किस किंग है और यहां पर दोस्तों क्या है? प्रजा है, जो कि सारा शक्ति किसके पास है? किंग के पास हो, प्रजा के पास कुछ भी नहीं है। जबकि बात करोगे दोस्तों डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में एक स्टेट होता है, एक होता सिटीजन। तो स्टेट यहां पर कौन है दोस्तों? इंडिया क्या है? स्टेट है और इसके 4 एलिमेंट, और सिटीजन दोस्तों हम लोग हैं। तो स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन को ही नागरिकता बोलते हैं दोस्तों। तो भारत एक स्टेट है। ऐसे अगर भारत का मैप बनाओगे दोस्तों, तो भारत एक स्टेट है और इस टेरिटरी में जो परमानेंट रह रहा है, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं दोस्तों। डोमिसाइल कहने का मतलब है, डोमिसाइल ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका आपका इंटेंशन हो परमानेंट रहने का। तो मान ले दोस्तों, मान ले हम बोलेंगे मेरा भारत का डोमिसाइल है, तो मेरा इंटेंशन है कि मैं भारत में हमेशा के लिए रहूंगा। मेरा जो परमानेंट हाउस होगा, जो मेरा अस्थाई आवास होगा, भारत ही होगा। मान ले अगर हम 5 साल के लिए अमेरिका में चले गए जॉब करने के लिए, फिर भी मेरा इंटेंशन भारत में ही रहने का है, तो हम बोलेंगे भारत का डोमिसाइल। तो जो दोस्तों डोमिसाइल कहने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि भारत के साथ, मतलब जो परमानेंट रहना चाहता है, उसका किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी इंडिविजुअल के साथ रिलेशन को ही नागरिकता बोलते हैं दोस्तों। तो भारत में जो परमानेंट रहना चाहता कोई व्यक्ति, और वह व्यक्ति के भारत के साथ अगर लीगल रिलेशन है या फिर संविधान को लागू होने के पहले से रिलेशन है, तो इसी को बोलेंगे दोस्तों नागरिकता। तो अब देखेंगे टेक्निकल नागरिकता क्या है। तो मतलब दोस्तों साधारण भाषा में बताएं कि नागरिकता क्या कहने का मतलब। तो नागरिकता में दोस्तों देखो कि एक तरफ स्टेट होगा, एक तरफ भारत होगा और दूसरे तरफ नागरिक होगा, और नागरिक के पास क्या होगा? फंडामेंटल राइट होगा। क्योंकि पहले तो राजा नागरिक का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन आज डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या? फंडामेंटल राइट है। हम लोग घूमने का आज़ादी, कहीं बसने का आज़ादी, इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारे कल्चरल, रिलीजियस, बहुत सारे राइट है दोस्तों। तो आज हमारे पास बहुत सारे राइट्स है, और ये राइट्स हमें कौन देता है? तो स्टेट देता है दोस्तों। तो स्टेट सिर्फ अपने नागरिक को ही बहुत सारे राइट्स देते हैं। बाकी अगर कोई विदेशी आएगा तो विदेशी को कोई भी राइट्स, इतना सारा राइट्स
नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्टेट अपने नागरिक को ही वह अधिकार देगा। और जब आप नागरिक बनोगे दोस्तों, तो नागरिक का मतलब होता है यूनिट ऑफ सोवरेन। सोवरेन माने संप्रभु। कहा जाता है कि किसी भी देश का नागरिक जो होता है उसका शक्ति का इकाई होता है। तो भारत एक संप्रभु स्टेट है, सोवरेन स्टेट है, और इसका नागरिक क्या है, यूनिट ऑफ सोवरेन है। तो हम लोग जो क्या है दोस्तों, हम लोग शक्ति का इकाई है, संप्रभुता का इकाई है। तो दोस्तों बताइए कि जो नागरिक होगा उसी को तो अधिकार मिलेगा, बाकी विदेशी को सोवरेनिटी का तो अधिकार मिलेगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत में नागरिकता का कॉन्सेप्ट है क्या। तो आप देखोगे दोस्तों, जब इंडिया में यहाँ पर भारत जब आज़ाद हुआ तो नागरिकता का जब बात चलने लगा दोस्तों, तो बहुत सारे यहाँ पर जो राष्ट्रवादी आंदोलनकारी जो नेता थे, जो देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जैसे मान लें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल, बहुत सारे लोग थे। यहाँ तक पंडित मोतीलाल नेहरू वगैरह का भी एक जो नेहरू रिपोर्ट देखिएगा दोस्तों। तो इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, भारत को तो बहुत लोग मिल के आज़ाद करवाया, तो भारत को सबको ही मिल के आज़ाद करवाया, तो किसको किसको नागरिकता दिया जाए। यहाँ पर नागरिकता पे सवाल आया, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा था कि सारे लोग भारत में ही जन्म लिए हों। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट को बोला गया जस सोली, और एक कॉन्सेप्ट का बोला गया जस सैंग्विन। तो जस सोली कहने का मतलब कि बाय बर्थ, बर्थ से आपको नागरिकता दिया जाए, या जस सैंग्विन कहने का मतलब ब्लड या रेस से, ब्लड या रेस। तो इंडिया में दोस्तों जस सोली का कॉन्सेप्ट ना है। जस सोली कहने का मतलब लैंड या बर्थ, मतलब भारत में कोई भी आदमी अगर जन्म लिया हो, चाहे विदेशी हो क्यों ना हो, तो उसको क्या दिया जाएगा, नागरिकता दिया जाएगा। तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों जस सोली का है। जस सोली कहने का मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ हो और यहाँ जन्म लिया हो। सॉइल मतलब लैंड। तो यहाँ पर दोस्तों जस सोली कहने का मतलब बाय बर्थ या बाय लैंड, और जस सैंग्विन कहने का मतलब बाय ब्लड और बाय रेस। तो हम लोग ब्लड और रेस का कॉन्सेप्ट नहीं लाए दोस्तों। अगर रेस का कॉन्सेप्ट लाते तो मान लें आर्यन मूल के हैं, कि द्रविड़ मूलियन के हैं, कि आप वाइट सेटलर है, कि आप ब्लैक हैं। तो रेस का कॉन्सेप्ट दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम लोग जस सैंग्विन का कॉन्सेप्ट नहीं लाए, और हम लोग लाए जस सोली, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ, लैंड से जुड़ा हुआ, जिसका यहाँ पर जन्म हुआ हो। तो दोस्तों यार नागरिकता का दो कॉन्सेप्ट है, किसको किसको नागरिकता मिलेगा। तो हम लोग दोस्तों जस सोली का कॉन्सेप्ट अपनाए हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें कि जो मेरा चैप्टर है इसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 2 है, इसमें टोटल आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। तो एक एक आर्टिकल को देखेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9। तो दोस्तों एक एक आर्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 5। तो दोस्तों आप देखोगे जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं सिटीजनशिप, या फिर यहां पर दोस्तों नागरिकता का बात करो, तो हम बताएं कि इसको पार्ट 2 में रखा गया। पार्ट 2 है दोस्तों, दूसरा चैप्टर है, या चैप्टर 2 कह लीजिए। इसमें टोटल कितना आर्टिकल दोस्तों, तो एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5, फिर देखेंगे आर्टिकल 6, फिर देखेंगे आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 5 का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। आर्टिकल 5 में समझिए, आर्टिकल 5 बोलता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। आप देखोगे दोस्तों आर्टिकल 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, ये जितने भी आर्टिकल है दोस्तों, ये सारे आर्टिकल जनरली आप देखोगे कि संविधान लागू होने के समय के आर्टिकल है। मतलब ये जितने भी आर्टिकल रिलेटेड है वैसे व्यक्ति के नागरिकता की बात करेगा जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जैसे एग्जांपल देख लो दोस्तों, मान ले हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 ऑफ जेन 1950। तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा संविधान जब लागू हुआ
तो उस समय भारत के नागरिक कौन थे? क्योंकि 1950 के भी बाद भी तो बहुत सारे नागरिक हुए होंगे इंडिया में। हम लोग तो दोस्तों आज के हैं, हम लोग मान लें किसी का डेट ऑफ बर्थ 2000 का है, किसी का 2005 का, 6 का, 90 का, 95 का। तो दोस्तों लेकिन ये जो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 जनरली दोस्तों ये उस समय नागरिकता का बात करता है जब भारत हमारा क्या हुआ था, आजाद हुआ था, और जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों देखोगे आपकी इंडिया का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जन 1950 को फुल्ली इंप्लीमेंट हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ था। तो इस समय भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे, किन किन लोगों को नागरिकता देना चाह रहे थे? क्योंकि इस समय दो कंडीशन आप देखोगे, एक तो आप देखोगे कि पार्टीशन का भी बात हुआ था उस समय। दोस्तों आप देखोगे कि जब नागरिकता का जब कॉन्सेप्ट था, तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट था तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था। आप देखोगे 15 अगस्त 1947 का इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। तो क्या पाकिस्तानियों को नागरिकता मिलना चाहिए था भारत का? इधर बांग्लादेश भी था उसी समय, पूर्वी पाकिस्तान। तो क्या इन लोगों को भारत का नागरिकता मिलना चाहिए था? तो कंडीशन था कि किन किन लोगों को मिलेगा। फिर क्या जो बाहर से रह रहे थे, जैसे एनी बेसेंट का एग्जाम्पल ले लो, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लो, क्या इन लोगों को भारत का नागरिकता मिलना चाहिए था उस समय? फिर मान ले बहुत सारे जो इंडियन है जो बाहर काम कर रहे थे अपने राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे लाला हरदयाल गदर पार्टी बनाए थे और अमेरिका से ही भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी भूमिका निभाए थे, तो गदर पार्टी। तो क्या इनको भी भारत का नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए दोस्तों इन सबको समझना जरूरी था। तो सबसे पहले मान लें हम देखते हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में दोस्तों 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है दोस्तों कब का समय? इस समय है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक है। तो आर्टिकल 5 बोलता है दोस्तों कि सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लागू होने के समय में कौन कौन भारत के नागरिक थे। तो दोस्तों यहां पर 3 मेन कंडीशन है। पहला कंडीशन है जिसका भारत में जन्म हुआ हो। मान ले जिसका भारत में जन्म हुआ हो, क्या उसको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए दोस्तों। दूसरा कंडीशन में आप देखो कि जो भारत से बाहर रह रहा हो, जो भारत से बाहर रह रहा हो, क्या उसके बेटे को नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या उसको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दूसरा कंडीशन है कि एक तो भाई आपका जन्म ही इंडिया में हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया कहने का मतलब था कि 1935 का आप देखोगे, भारत तो 15 अगस्त को 1947 को डिवाइड हुआ है, लेकिन आप देखोगे 1935 का एक्ट के तहत, तो 1935 का दोस्तों एक्ट के तहत आप देखोगे तो ये पाकिस्तान का इलाका और बांग्लादेश का इलाका भी दोस्तों भारत का ही पार्ट था। तो आर्टिकल 5 कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारत के कौन कौन नागरिक थे। तो पहला कंडीशन देखेगा दोस्तों जो भारत में जन्म लिया हो, या दोस्तों जो जिसके पेरेंट इंडिया में जन्म लिए हो उसको भी नागरिक मिलेगा। और तीसरा कंडीशन है जो संविधान लागू होने से पहले इंडिया में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो। कहने का मतलब कि मान ले एनी बेसेंट का एग्जांपल दोस्तों ले लो, मान ले बर्थ का एग्जांपल लोगे तो महात्मा गांधी का एग्जांपल ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आर्टिकल 5 का ए में इन लोग आएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनको जन्म तो इंडिया में ही हुआ था। तो इंडिया में जन्म हुआ था कब? अनडिवाइडेड इंडिया, क्योंकि उस समय अंग्रेज भारत में थे, फिर भी आखिर इनका जन्म तो इंडिया में हुआ होगा। तो दोस्तों यहां पर देखोगा बाई बर्थ इनको क्या मिल जाएगा? नागरिकता। अब दूसरा कि या तो उनके पेरेंट किसी के या तो खुद बाहर रह रहे हो, मान ले लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल दोस्तों अमेरिका में रह रहे थे, तो क्या उनको आजादी के बाद नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए था, क्योंकि ऐसे तो भारत में ही जन्म लिए थे, बाहर जाके रह रहे थे। या फिर उनका बच्चा अगर इंडिया में जन्म ले रहा हो तो क्या उनको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तीसरा है कि जो इंडिया में रह रहा हो, मतलब ना तो उसका कोई पेरेंट हो और ना तो उसका खुद यहां पर जन्म हुआ हो, लेकिन वो बाहर का आदमी और इंडिया में रह रहा हो,
जैसे एनी बेसेंट का तो ना तो जन्म हुआ था और ना ही उसका पेरेंट का यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन ये तीसरा कंडीशन में आ रही है कि दोस्तों क्या, तो देखेंगे कि वह इंडिया में रह रही थी जब संविधान लागू होने के पहले से। तो दोस्तों आर्टिकल 5 जो है 3 लोगों को नागरिकता की बात करता है। जो आर्टिकल 5 है दोस्तों, तो 3 लोगों की नागरिकता की बात करता है। तो अब देखेंगे फिर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 का दोस्तों कहानी देखोगे तो दो इसमें कहानी है कि जो पर्सन कहां से माइग्रेट करके आए पाकिस्तान से इंडिया, उनकी नागरिकता की दोस्तों बात करता है। ऐसे समझिए, आप देखो कि मान लें यहां पर पाकिस्तान और इंडिया का कहानी दोस्तों देखोगे तो यहां पर कहानी है कि दोस्तों आप देखो कि जैसे जब भारत और पाकिस्तान 1947 को क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो यहां पर कंडीशन दिया गया कि जुलाई 1948 तक, 1 साल लगभग दोस्तों मान के चलिए कि जुलाई 1948 तक जो लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ गए हैं पाकिस्तान से। क्यों दोस्तों, आप देखो कि बहुत सारे लोग जैसे 15 अगस्त 1947 का जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे जो पाकिस्तान में दोस्तों जो पाकिस्तान में रह रहे थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, दोस्तों इंडिया में आना चाह रहे थे। और बहुत सारे इंडिया के लोग हैं दोस्तों वो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे। सबसे बड़ा माइग्रेशन कहा जाता है कि लगभग 10 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ था दोस्तों। और इस समय बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था। एक मूवी था दोस्तों गदर, आप देखे होंगे। तो गदर में दोस्तों देखोगे कि जो लाहौर से जो अमृतसर ट्रेन आ रहा था, उस ट्रेन में बहुत सारे लाश को मार के डाल दिया गया था। उसी प्रकार जो अमृतसर से दोस्तों जो लाहौर जा रहा था, यहां भी दोस्तों बहुत सारे मुस्लिमों को काट के ट्रेन में और उधर से हिंदुओं को काट के ट्रेन में डाल दिया गया था। तो दोस्तों ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दंगा और सबसे बड़ा माइग्रेशन यही हुआ था दोस्तों। तो यहां पर सवाल था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के कारण बहुत लोग सफर कर रहे थे। तो बहुत लोग दोस्तों जो नहीं रहना चाह रहे थे, मान ले हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप एग्जाम्पल लोगे कि मान ले जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे होंगे तो उनको लग रहा हो कि पाकिस्तान मेरे लिए सेफ नहीं है, तो माइग्रेट करके इंडिया में आना चाहेंगे। और बहुत सारे दोस्तों जो मुस्लिम होंगे जो इंडिया में उनको लग रहा है मैं यहाँ सेफ नहीं हूं, तो माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में। तो दोस्तों यहां पर 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश बंटवारा हुआ है। तो 1 साल का लगभग कूलिंग पीरियड था कि भाई जुलाई 1948 तक अगर आप इंडिया में आ जा रहे हो तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। एक कट ऑफ डेट है 18 जुलाई के आसपास, 18 जुलाई 1948 को। तो आर्टिकल 6 को अगर ऐसे समझिए दोस्तों कि जुलाई, यहां देखोगे जुलाई 1948 के पहले और एक है जुलाई 1948 के बाद। तो यहां पर 2 कंडीशन था दोस्तों। आर्टिकल 6 को हम लोग समझते हैं, आर्टिकल 6 को। आर्टिकल 5 तो देख लिए कि 3 प्रकार से नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 6 कह रहा था कि वैसे व्यक्ति जो भारत में आए होंगे, आप ऐसे देखो दोस्तों, कह रहे कि जो व्यक्ति 18 जुलाई 1948 के पहले अगर इंडिया में आ गए होंगे उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ये दोस्तों दौर कब का चल रहा है, तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है। तो दोस्तों उस समय का बात कह रहा है कि 1950 के समय कौन कौन लोग भारत के नागरिक थे। तो आर्टिकल 5 अभी देखे दोस्तों 10 की, आर्टिकल 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि या तो आप भारत में जन्म लिए होंगे, या तो भाई आपका पेरेंट वगैरह बाहर रह रहा होगा, या फिर आप भारत में जन्म लेके बाहर रह रहे होंगे, या फिर कोई बाहर का लोग, विदेशी का लोग भी अगर इंडिया में रह रहा होगा तो उस समय 1950 में नागरिकता दे दिया गया था। लेकिन दूसरा कंडीशन है दोस्तों, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है कि आर्टिकल 6 कह रहा है कि भाई देखो भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो चुका है। तो भारत और पाकिस्तान का दोस्तों अगर बंटवारा हो चुका है तो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद आपको 19 जुलाई
18 जुलाई 1948 तक अगर इंडिया में आ गए तब तो आपको किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, क्योंकि इस तारीख को परमिट सिस्टम लागू हुआ था दोस्तों। आखिर मन में सवाल होगा कि सर ये जो 18 जुलाई 1948 ही क्यों, ऐसा डेट क्यों हुआ? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ, तो बहुत लोग होंगे जो लेट से भी आना चाहेंगे। हो सके आते आते 1950 हो जाए, हो सके आते आते 1951 हो जाए। बहुत सारा संपत्ति प्रॉपर्टी होगा पाकिस्तान में, तो उसको बेच के सेटल करके आने में हो सके 1950 हो जाए, 1951-52 हो जाए। तो आप 1948 ही डेट क्यों सेटल किए? तो दोस्तों सेटल इसलिए था क्योंकि यहां पर कंडीशन था कि भाई परमिट सिस्टम लागू हुआ था, तो 18 जुलाई के पहले तक अगर आप आ गए तो किसी प्रकार का परमिशन का आवश्यकता नहीं था। लेकिन 18 जुलाई के बाद अगर इंडिया में कोई आ रहा होता दोस्तों, 18 जुलाई के बाद अगर इंडिया में आएगा तो इसको परमिशन दिखाना पड़ता कि भाई आप पाकिस्तान से ही आ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे उस समय ऐसा कंडीशन था कि कुछ आप देखो, कुछ नेपाल के आदमी भी, कुछ बांग्लादेश कुछ भूटान के आदमी, कुछ श्रीलंका से, कुछ दोस्तों अफगानिस्तान से, बहुत सारे जगह से भी इंडिया में माइग्रेट करके आ रहे थे। तो इंडिया उन लोग को पहचान नहीं पा रहा था कि वाकई में पाकिस्तान से आ रहे हैं या नेपाल से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा था। तो परमिट सिस्टम में दोस्तों पाकिस्तान का मोहर था कि हाँ हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान से ही जा रहे हैं, आप उसको भारत का नागरिकता दीजिए। तो दोस्तों 18 जुलाई के जो पहले आ गया था उसके लिए सही था। आर्टिकल 6 में 2 कंडीशन है दोस्तों। तो आर्टिकल 6 में 2 कंडीशन, एक है कि 18 जुलाई 1948 के पहले अगर आप आ गए हैं भारत में, पहले अगर आप इंडिया में आ गए हो दोस्तों, तो पहले अगर आप इंडिया में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले अगर इंडिया में आ गए तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। लेकिन आप दोस्तों 18 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया में आ रहे हैं तो आपको परमिट चाहिए, एक मोहर चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए कि हाँ भाई आप पाकिस्तान से ही आ रहे हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वहां से वेरीफाई कर दिया था कि हाँ पाकिस्तान से ही लोग आपके यहाँ जा रहे हैं। वरना दोस्तों कोई लोग श्रीलंका से भी आके बोलता मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कोई नेपाल से भी बोलता है मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कोई भूटान से भी बोलता, कोई अफगानिस्तान से बोलता। तो इस कंडीशन में तो भारत का पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाता और सभी लोगों को नागरिकता देना तो पॉसिबल था नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने परमिट सिस्टम जारी किया कि भाई आप परमिट दीजिए कि हाँ पाकिस्तान से ही आपके यहाँ के लोग इंडिया में आ रहे हैं, तभी हम नागरिकता देंगे। तो दोस्तों आज आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 बस 2 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, थोड़ा PDF के माध्यम से देखते हैं, बाकी आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझिए इसको, देखते हैं कि आखिर क्या कहानी था। तो सबसे पहले दोस्तों कहानी के तहत हम देखेंगे सिटीजनशिप मतलब नागरिकता क्या है। तो नागरिकता के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग डिस्कस किए। कहा जाता है लीगल राइट ऑफ द बिलोंगिंग टू द पार्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री में परमानेंट। डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कि क्या है डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 2 या फिर चैप्टर 2, इसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप में दूसरा चैप्टर में क्या है दोस्तों, तो हाँ हम बताए थे सिटीजनशिप का पहले क्या मतलब है। तो कहा जाता है सिंपल मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप क्या, परमानेंट एंड लीगली डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिकुलर स्टेट। कह रहा किसी भी राज्य में रहने या बसने का जो क्या है कि लीगल प्रमाण पत्र। यहां पर दोस्तों आप देख किसी भी राज्य में रहने या बसने का अस्थाई और वैधिक या लीगल प्रमाण पत्र। तो यहां दोस्तों परमानेंट एंड लीगली डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट, इसी को सामान्य अर्थ में दोस्तों नागरिकता बोलते हैं। अब यहां पर दोस्तों कॉन्सेप्ट है कि नागरिकता क्या होता है, तो हम बताएं कि स्टेट और सिटीजन के बीच में रिलेशन होता है। जबकि हम लोग क्या दोस्तों जब राजतंत्र पढ़ रहे थे तो राजतंत्र में कॉन्सेप्ट था राजा और प्रजा, जिसमें राजा को सारा अधिकार होता था और प्रजा का कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो दोस्तों जबकि आप स्टेट और सिटीजन, तो स्टेट और सिटीजन में सिटीजन का बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स होता है। तो यही दोस्तों सिटीजनशिप इज द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन, यही पॉइंट है। अब दोस्तों हम देख लें कि देयर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप। एक बोलते हैं जस्ट सोली मतलब बाय बर्थ या लैंड के हिसाब से, कि जिस जगह पे आपका जन्म हुआ हो या जिस लैंड में आपका जन्म हुआ हो वहीं पे आपका नागरिकता मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो इंडिया में जन्म लिए थे 1950 में,
तो उनको भारत का नागरिकता दिया गया था। जबकि जस्ट सैंग्विन दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड और रेस, इस कॉन्सेप्ट को हमारे भारतीय संविधान सभा ने इस कॉन्सेप्ट को नकार दिया था कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग लागू नहीं करेंगे। तो जस्ट सोली वाला कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और जस्ट सैंग्विन वाला को हम लोगों ने हटा दिया दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट देख सकते हो। जस्ट सैंग्विन रक्त के संबंधों के आधार पे, जो नस्लीय विचार को भी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा आधुनिक राज्य की तरह दो तरह के लोग, एक नागरिक और विदेशी, जिसको गैर नागरिक। तो नागरिक को दोस्तों कुछ बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं और हमारे पास रिसोर्स कम है तो सभी लोगों को हम नागरिकता नहीं दे सकते, इसीलिए नागरिकता का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखेंगे इसके तहत पार्ट 2 बोलिए या फिर चैप्टर 2 बोलिए, तो आर्टिकल 5 से 11 है। तो दोस्तों आर्टिकल 5 के तहत हम लोगों ने देखा कि संविधान लागू होने के दौरान नागरिकता, द सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लागू होने के समय में कौन कौन भारत के नागरिक थे। मतलब ये डेट कब का है दोस्तों, तो ये बात कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन कौन लोग थे। तो देखते हैं दोस्तों कि उस समय भारत के लोग, भारत का नागरिकता कौन किनको किनको दिया गया था और किस आधार पे दिया गया था। आर्टिकल 5 यही बात करता, जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, हु वाज बोर्न इन इंडिया टेरिटरी, मतलब जो भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ हो। तो भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ, जैसे एग्जांपल में लिखे, तो आप देखोगे आर्टिकल 5 के तहत महात्मा गांधी भारत के नागरिक थे उस समय। और देखो दोस्तों आर्टिकल 5 के तहत कौन कौन नागरिक थे, एक इमेज देख लीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इन लोगों को नागरिकता मिला है आर्टिकल 5 के तहत, क्योंकि बर्थ कहाँ हुआ था, इंडिया में। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे जस्ट सोली, जस्ट सोली मतलब जिनका जन्म हुआ हो इंडिया में, इंडिया के लैंड में। तो आर्टिकल 5 के तहत दोस्तों इन लोगों को नागरिकता दिया गया था। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, हु आइदर पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया टेरिटरी, कह रहे या तो उनका जन्म या तो उनके पेरेंट का जन्म कहाँ हुआ हो दोस्तों, तो इंडिया टेरिटरी में। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कि लाला हरदयाल, अगर लाला हरदयाल तो इंडिया में नहीं थे, इंडिया के बाहर थे, लेकिन जन्म तो इंडिया में ही हुआ था, लेकिन कहां रह रहे थे दोस्तों, बाहर। तो यहां पर लाला हरदयाल दोस्तों आप देखो कि अमेरिका से गदर पार्टी की स्थापना किए थे और भारतीय लड़ाई के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए दोस्तों क्रांतिकारी विचारधारा के तहत क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे दोस्तों। तो इनको भी नागरिकता किसके तहत मिला, आर्टिकल 5, इंडिया से बाहर रह रहे थे लेकिन जन्म तो इंडिया में हुआ था दोस्तों। अब तो तीसरा पॉइंट दोस्तों देखोगे यहां पर, हु हैज ऑर्डिनरली बीन अ रेसिडेंस ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग ऑफ द, कह रहा है कि जो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा था। तो मान ले हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो 1945 से ही इंडिया में रह रहा होगा या 1945 से पहले से, उस सारे लोगों को भारत का नागरिकता मिल जाएगा, चाहे कोई भी हो। जैसे एनी बेसेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी डेविड हेयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, एओ ह्यूम का एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी जो अगर यहाँ रह रहे थे, मान ले माउंट बेटन भी अगर यहाँ का नागरिकता लेना चाहते, इरविन लेना चाहते, तो दोस्तों ये सब ले सकते थे। रिपन बोल लीजिए, लिटन बोल लीजिए, मिंटो बोल लीजिए, या फिर जेम्स पोर्ट बोल लीजिए। अगर कोई भी भारत का नागरिकता लेना चाहता, आप क्रिप्स मिशन पढ़िए, कैबिनेट मिशन पढ़िए, अगर क्रिप्स भी भारत में रुक गया होता, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो 1942 में अगर रुक जाता और 1950 में हमारा संविधान लागू होता, तो क्रिप्स भी भारत का नागरिकता ले लेते दोस्तों, इसी पॉइंट सी वाले बिंदु से। तो एनी बेसेंट को उसी आधार पर नागरिकता दोस्तों मिला था, क्योंकि संविधान लागू होने के 5 साल पहले से। मदर टेरेसा को भी इसी आधार पर नागरिकता मिला था दोस्तों। तो देखें कि किस प्रकार आर्टिकल 5 3 प्रकार से नागरिकता दिया, या तो आप इंडिया में जन्म लिए हो, या तो आपका पेरेंट इंडिया में जन्म लिया और आप बाहर रह रहे हो, जैसे लाला हरदयाल का एग्जाम्पल दिए, या तो आप संविधान लागू होने से पहले से इंडिया में 5 साल पहले से इंडिया में रह रहे हो। तो दोस्तों जैसे मदर टेरेसा और हम लोग किसके देखे, एनी बेसेंट को। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट भारत
जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था दोस्तों, तो देखिए बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान, इस्लामाबाद भारत का पार्ट था, लेकिन डिवाइड होने के बाद थोड़ा पढ़ेंगे। अब आर्टिकल 6 कहता, आर्टिकल 6 वैसे लोगों को नागरिकता देगा जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि 15 अगस्त 1947 का भारत का विभाजन हो गया, तो भारत का विभाजन हो गया तो बहुत सारे पाकिस्तान में जो रह रहे थे हिंदू खास करके जो इंडिया आना चाह रहे थे, और मुस्लिम खास करके जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। तो जो पाकिस्तान से खास करके हिंदू लोग अगर इंडिया में आना चाह रहे थे तो उनको नागरिकता दिया गया। तो दो कंडीशन में दिया गया, एक जो 18 जुलाई 1948 के पहले और एक 18 जुलाई 1948 के बाद आए। तो दोस्तों इसी में देखो कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था। आप देख सकते हो दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से कहाँ आए थे, इंडिया। तो दोस्तों इमेज से आप देख सकते हो कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था। देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा माइग्रेशन है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों माइग्रेट करके आए थे। तो दो कंडीशन था माइग्रेशन का दोस्तों। पहला तो कंडीशन यही है कि दोस्तों आप भारत में यहाँ की 1935 के पहले तक, कहने का मतलब अनडिवाइडेड का बात कर रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय आप भारत ही था, क्योंकि पाकिस्तान किसका अंग था, भारत का ही अंग था। तो बोला कि अगर आप इंडिया आना चाहोगे तो आपके पास दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो बता दिया कि आपके माता पिता या आपका दादा दादी या फिर नाना नानी कोई भी भारत में जन्मे हो। कब? 1935, मतलब उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड कर लीजिए। या फिर दूसरा यहाँ कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर 18 जुलाई, यहाँ पर कहने का मतलब बिफोर 19 जुलाई, सॉरी यहाँ पर 19 जुलाई था दोस्तों, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा 19 जुलाई से पहले या 19 जुलाई के बाद। तो दोस्तों आप दो कंडीशन हम बताएं, 18 को उसको रिकरेक्ट करिएगा, 90 को एग्जैक्ट डेट दोस्तों यहाँ पर 12 बजे के बाद अगर देखा जाए तो 12 बजे रात के पहले तक 18 और 12 बजे रात के बाद 19। तो 19 जुलाई को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। तो कह रहा क्यों? क्योंकि परमिट सिस्टम दोस्तों लागू हुआ था 18 जुलाई को, लेकिन यहाँ पर डेट में हम लोग 19 जुलाई मान को चलेंगे। तो कह रहा जो 19 जुलाई के पहले और 19 जुलाई के जो बाद आए, दो कंडीशन है। कह रहा 19 जुलाई 1948 के जो बाद आया होगा दोस्तों, तो इसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा। और जो पहले आया होगा, यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन पहले का है, जो पहले आया होगा उसको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने का आवश्यकता दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर दो कंडीशन, 19 जुलाई के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 6 महीना रहना होगा। तो ये दो ही कंडीशन है दोस्तों। तो आर्टिकल 6 में है, इसको आप रिकरेक्ट करिए कि जो आर्टिकल 6 कह रहा दोस्तों 18 जुलाई मिडनाइट मतलब 19 जुलाई हो गया। जैसे कहने का मतलब 14 अगस्त 12 बजे रात को 14 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, तो हम लोग 15 अगस्त मानते हैं। तो उसी तरह 18 क्या 19 जुलाई मानिए दोस्तों, 19 जुलाई 1948 और एक है 19 जुलाई 1948 के बाद। तो जो दोस्तों भारत में दोनों आएगा, भारत में तो दोनों आएगा और दोनों पाकिस्तान से ही आएगा। अगर ये भी पाकिस्तान से आएगा लेकिन 19 जुलाई 1948 को पहले आया, तो इसको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया, इसको परमिशन लेना होगा, परमिट, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और दोस्तों कम से कम 6 महीना में इंडिया में रहना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। तो आर्टिकल 6 यही बोलता है दोस्तों। तो आज सिर्फ हम लोग आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 ही पढ़ेंगे। बाकी दोस्तों आर्टिकल 7, 8, 9, 10 हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।